स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उगर सिंह पूनिया। तो स्टूडेंट्स, आज का जो ये वीडियो है वो है जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए है। और इस वीडियो के अंदर हम एक पोइम पढ़ेंगे जो कि लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और इस पोइम का नाम आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। क्या मैं तुम्हारी तुलना एक समर डे के साथ कर सकता हूँ। यानी इसमें शेक्सपियर जो है अपनी बीलव्ड की बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी तुलना एक समर्स डे के साथ कर सकता हूँ। तो ये सोनेट नंबर 18 है और इसको हम पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और इसके जो लिटरेरी डिवाइसेज इसके अंदर यूज की गई है शेक्सपियर के द्वारा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और लाइन टू लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, इसका जो मतलब है पोइम का, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि आपको ये पोइम जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कोई भी पोइम अपने पढ़ते हैं या कोई भी चैप्टर अपने पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जिसने उस पोइम को कंपोज किया है, जो उसका पोइट है, उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर है, उनके बारे में थोड़ी सी बेसिक सूचना आपको होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए विलियम शेक्सपियर के बारे में। ये जो विलियम शेक्सपियर हैं, ये इंग्लिश के बहुत ही महान पोइट माने जाते हैं। इंग्लैंड के रहने वाले थे ये, और इनको बहुत नॉलेज था इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित। इनका जन्म जो है 23 अप्रैल 1564 को हुआ था और स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, ये जो जगह का नाम है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ही इज कॉल्ड बार्ड ऑफ एवन, इनको बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है और नेशनल पोइट कहा जाता है। कि मान लीजिए एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आप पोइट से रिलेटेड आ जाए कि बार्ड ऑफ एवन कौन से पोइट को कहा जाता है या नेशनल पोइट कौन से पोइट को कहा जाता है, तो आपको ये चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। इनकी जो मैरी है वो हुई थी एन हैथवे के साथ, जो कि थी 26 ईयर ओल्ड। और विलियम शेक्सपियर जो है वो थे 18 ईयर ओल्ड, यानी अपने से 8 साल ज़्यादा बड़ी लड़की के साथ, एन हैथवे के साथ इन्होंने मैरी करी थी। और ये जो है इंग्लिश प्ले राइट, पोइट, ड्रामेटिस्ट और एक्टर, ये एक्टर भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे और पोइट तो अपने जानते ही हैं, प्ले राइट भी थे ये। ही वो रोट 39 प्लेज। अब इन्होंने कितने प्ले लिखे थे वो यहाँ पे दिया हुआ है कि 39 प्लेज जो है इन्होंने लिखे थे। और 154 सोनेट्स जो है वो इन्होंने लिखे थे, 154 सोनेट इन्होंने लिखे थे। इसके अलावा जो इन्होंने 154 सोनेट लिखे थे, उनसे संबंधित आप ये याद रख सकते हो कि उन 154 सोनेट में से 126 सोनेट्स जो है वो फेयर यूथ को डिवोटेड थे। यानी इन्होंने फेयर यूथ, यानी जो अब बिलव्ड है या युवावस्था है या ब्यूटी है, उसके बारे में इन्होंने 126 सोनेट्स हैं वो लिखे थे। और बाकी के जो बचे हुए 28 सोनेट्स थे वो कोई डार्क लेडी है उसके बारे में इन्होंने लिखे थे। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि 154 सोनेट में से 126 फेयर यूथ को डिवोटेड थे और 28 सोनेट्स हैं वो डार्क लेडी को डिवोटेड थे। ही रोट हिस्ट्री प्लेज, कॉमेडीज एंड ट्रेजिक प्लेज। ये तो बेसिक सी बात है, ट्रेजिक प्ले इन्होंने लिखे थे, अपने पढ़ते हैं, जैसे एज यू लाइक इट आप पढ़ सकते हो, मैकबेथ जो है। कॉमेडीज भी बहुत लिखे थे इन्होंने। और इनकी जो फेमस ट्रेजिडीज आपको यहाँ पे दी हुई है, देखिए, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। और रिटायर्ड हो गए थे ये 1610-11 के अंदर, बताया जाता है कि 1610-11 के अंदर इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। अपने जो भी पोएम लिखते थे या स्टोरी राइट लिखते थे या जो भी नॉवेल लिखते थे या उससे। और अंत के जो 4-5 साल है इन्होंने एकांतवास में बिताए थे, यानी वहाँ पे अपने घर पे अकेले रहते थे और वहीं पे इनकी डेथ हो गई थी। और 23 अप्रैल 1616 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 23 अप्रैल को ही जन्म हुआ था इनका और 23 अप्रैल को ही इनकी डेथ हुई थी 52 साल की एज में। अब हम पोइम के बारे में पढ़ते हैं। ये तो पोइट के बारे में बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी पोइट से रिलेटेड। अब हम पोइम जो पढ़ने वाले हैं, मेन जो इम्पोर्टेंट है वो यही है
क्योंकि आपसे एग्जाम में पोइट से रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पोइम से रिलेटेड जो टेक्स्ट होता है ना अपना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आपको अपना जो सारा फोकस है वो पूरा टेक्स्ट पे करना है कि टेक्स्ट जो है उसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है, उस टेक्स्ट के अंदर, उस लाइन के अंदर, पर्टिकुलर स्टेंजा के अंदर कौन सी राइम स्कीम यूज की गई है, पोइट उसमें क्या आपको बताना चाहता है, उसकी थीम क्या है, क्या मैसेज देना चाहता है। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो अपनी पोइम है, दिस पोइम स्टार्ट्स विद ए रिटोरिकल क्वेश्चन, अपोरिया जिसको बोलते हैं। तो रिटोरिकल क्वेश्चन ये एक लिटरेरी डिवाइस है और इसका मतलब होता है कि ऐसा क्वेश्चन जिसकी आंसर की आवश्यकता होती नहीं है, यानी जो क्वेश्चन करता है वो आंसर का वेट नहीं करता है, उसको आंसर की ज़रूरत नहीं होती है, उसके पास ही आंसर होता है उसका। तो इस प्रकार की लिटरेरी डिवाइस को कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन या अपोरिया। सोनेट नंबर 18 है ये, और जो है इट इज़ नॉट ए प्रोक्रिएशनल सोनेट। अब प्रोक्रिएशनल सोनेट कौन से होते हैं? प्रोक्रिएशनल सोनेट्स हैं वो नंबर 1 से लेकर के 17 तक जो सोनेट इन्होंने लिखे थे। टोटल सोनेट तो इन्होंने 154 लिखे थे, लेकिन सोनेट नंबर 1 से लेकर के सोनेट नंबर 17 तक के जो हैं उनको प्रोक्रिएशनल सोनेट कहा जाता है। और ये जो सोनेट है ये कौन सी सोनेट है? सोनेट नंबर 18। तो ये प्रोक्रिएशनल सोनेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप इस पोएम से रिलेटेड याद रख सकते हो कि इसमें पोइट जो है वो फेयर यूथ को एड्रेस करता है। ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने बताया आपको कि 154 सोनेट में से 126 सोनेट्स जो है वो फेयर यूथ को डिवोटेड है और बाकी के जो 28 हैं वो डार्क लेडी को डिवोटेड हैं। अब इस पोएम के अंदर कंट्रास्ट बताया गया है ह्यूमन ब्यूटी और नेचर ब्यूटी के बारे में, यानी नेचर की जो ब्यूटी है उसके बारे में और ह्यूमन ब्यूटी है उसके बारे में। यहाँ पे इस पोएम में जो पोइट हैं विलियम शेक्सपियर, वो आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन ब्यूटी जो है वो फेड हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है या धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन नेचर की ब्यूटी है वो कम नहीं होती है, वो हमेशा हमेशा वैसी रहती है। तो कंट्रास्ट बताया गया, वो अपने पोएम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी थीम है ए बी सी डी ई एफ और जी। अपने पढ़ते हैं कि शेक्सपियर की जितने भी पोएम हैं वो क्या होता है कि उसके अंदर 3 स्टेंजा होती है 4-4 लाइन की, जिनको हम क्वार्ट्रेन कहते हैं, और लास्ट की 2 लाइन है उनको हम कपलेट कहते हैं। तो ये जो पोएम है ये भी ऐसी है, इसमें 3 स्टेंजा है वो 4-4 लाइन की है और लास्ट की 2 है वो कपलेट हैं। तो टोटल इसमें 14 लाइन होती है। शेक्सपियर की जो भी पोएम होती है 14 लाइन्स उसमें टोटल होती है, 3 स्टेंजा जिनको क्वार्ट्रेन कहते हैं, 3 क्वार्ट्रेन एंड 1 कपलेट। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। तो आयाम्बिक पेंटामीटर में ये लिखी गई है पूरी की पूरी पोएम, हम इसको पढ़ेंगे। चलिए, ये जो पोएम का नाम आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हो, सोनेट नंबर 18 है ये, और पोएम का नाम क्या है? सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे बाई विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर इसमें फर्स्ट लाइन जो है उसी से पोएम को शुरू कर देते हैं और वही पोएम का टाइटल भी इन्होंने दे दिया। तो इस फर्स्ट लाइन के बारे में अपने पढ़ेंगे। ये फर्स्ट क्वार्ट्रेन आपके सामने दिख रही है, शुरू की जो 4 लाइनें हैं वो। तो ये जो फर्स्ट लाइन है, सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, आप ध्यान से देखिए, लास्ट में देखो इसके क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो शेक्सपियर यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप दिमाग में एक बात को रखें, जब इस पोइम को आप पढ़ो तो आप दिमाग में रखें कि जो पोइम है शेक्सपियर ने अपनी बिलव्ड को ध्यान में रख करके लिखी गई है। शेक्सपियर अपनी जो बिलव्ड है, उनकी जो प्रेमिका है, उसको अपने पोइम के अंदर लिखना चाहते थे। उसकी जो ब्यूटी है उसको अपनी पोइम के माध्यम से बताना चाहते थे कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, तुम बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो। तो उसको अपने पोइम के अंदर लिखना चाहते थे, इसलिए फर्स्ट लाइन के अंदर ही वो अपनी बिलव्ड से एक परमिशन लेते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, या फिर उससे पूछते हैं शैल आई कंपेयर दी यहाँ पे बिलव्ड के लिए आया है, शेक्सपियर की जो प्रेमिका है उसके लिए आया है। शैल आई कंपेयर दी, क्या मैं तुम्हारी तुलना कर सकता हूँ, टू ए समर्स डे, एक गर्मियों के दिन के साथ, कि गर्मी का जो दिन होता है उसके साथ क्या मैं तुम्हारी तुलना कर सकता हूँ? अपनी बिलव्ड से ये पूछते हैं। तो ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो लाइन है पूरी की पूरी
एक क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन रिटोरिकल क्वेश्चन है, यानी रिटोरिकल क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें आंसर की ज़रूरत नहीं होती है। जो क्वेश्चन पूछता है उसको पहले से आंसर पता होता है कि क्या है। तो जो शेक्सपियर जो है, विलियम शेक्सपियर, वो इंग्लैंड के थे और इंग्लैंड के अंदर हम सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्दियाँ पड़ती है। सर्दी के दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, गर्मियों के दिन बहुत कम होते हैं। तो जो समर डे होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट माना जाता है लंदन के अंदर। वहाँ पर तो शेक्सपियर वहीं के थे, इसलिए जो गर्मियों के दिन की जो सुंदरता है उसके साथ पोइट जो है अपनी बिलव्ड की कंपैरिजन करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन उन्होंने पूछा है अपनी बिलव्ड से कि क्या मैं तुम्हारी तुलना एक गर्मियों के दिन के साथ कर सकता हूँ। अब इस लाइन के अंदर देखिए, सबसे पहले इसमें मेटाफर है और अपोरिया। अपोरिया मैंने आपको पहले बता दिया था कि रिटोरिकल क्वेश्चन होता है, उसी को अपोरिया भी बोलते हैं। ये एक लिटरेरी डिवाइस है। आपसे एग्जाम के अंदर ये लाइन दे करके पूछ ले कि इसमें कौन सी रिटोरिकल डिवाइस है, कौन सी इसमें लिटरेरी डिवाइस है, तो आप इसमें रिटोरिकल क्वेश्चन ऑप्शन हो तो ये सही होगा, और अपोरिया अगर आंसर आपका ऑप्शन में दिया गया है तो वो सही होगा। तो आप इसके अंदर से इस तरीके से आंसर दे सकते हो। और मेटाफर भी इसमें है। अब मेटाफर क्या होता है? मेटाफर जो है वो दो चीज़ों की तुलना की जाती है। लाइक और एज लगा के नहीं करते हैं, वैसे ही दो चीज़ों की तुलना की जाती है आपस में। तो इसमें देखो, पोइट जो है वो तुलना करना चाहते हैं गर्मियों के दिन की और अपनी बिलव्ड की आपस में तुलना करना चाहते हैं। तो इसलिए इसमें मेटाफर भी है, रिटोरिकल क्वेश्चन भी है और अपोरिया भी इसमें आप बोल सकते हो। दी का यहाँ पे देख लो, फेयर यूथ के लिए आया है। फेयर यूथ, फेयर यूथ यानी अपनी बिलव्ड को मान लीजिए आप, उसको ये पूरी की पूरी पोएम है वो समर्पित है, तो ये दी फेयर यूथ के लिए आया है। और समर्स डे जो है उसमें एक इमेजरी भी है, ये भी लिटरेरी डिवाइस है कि समर्स डे जब अपने बोलते हैं गर्मियों का दिन, तो अपने वो जो दिमाग के अंदर एक इमेज बनती है गर्मियों के दिन की। तो इसमें चार लिटरेरी डिवाइस आप याद रखें, रिटोरिकल क्वेश्चन, इमेजरी, मेटाफर, अपोरिया। तो ये जो पूरी लाइन है ये मेटाफर भी है, अपोरिया भी है, रिटोरिकल क्वेश्चन भी है, और समर्स डे जो लिखा है इसमें इमेजरी है। अब सेकंड लाइन के अंदर देखिए आप, सेकंड लाइन के अंदर आपको दो वर्ड दिए हुए हैं, मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तो मोर और मोर रिपीटिशन हुआ है, तो इस तरीके से दो वर्ड का किसी लाइन के अंदर रिपीटिशन होता है, उसमें लिटरेरी डिवाइस होती है एलिट्रेशन। ठीक है ना? तो इस लाइन को देखिए, थाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तो यहाँ पे जो पोइट पहली लाइन में कहा था कि क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मियों के दिन के साथ कर सकता हूँ, अब देखिए पोइट को पता था कि वो तुलना नहीं कर सकते। अब अपनी बिलव्ड से क्या कहते हैं विलियम शेक्सपियर, वो कहते हैं थाउ आर्ट मोर लवली। थाउ मतलब यू, आर्ट मतलब आर, कि तुम ज़्यादा लवली हो, ज़्यादा सुंदर हो, एंड मोर टेम्परेट। अब टेम्परेट का मतलब क्या होता है? टेम्परेट का मतलब होता है बैलेंस्ड, यानी संतुलित, जिसको ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, ना ज़्यादा, मतलब एकदम, मतलब जैसे गर्मियों के दिन होते हैं, तो गर्मियों के दिन तो बहुत ज़्यादा, कभी कभी बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ने लग जाती है, और कभी कभी इतनी ज़्यादा बरसात होती है, बादल आ जाते हैं, ठंड हो जाती है, तो मतलब बैलेंस्ड नहीं होता है। लेकिन पोइट यहाँ पे अपनी बिलव्ड को कह रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा टेम्परेट हो, यानी गर्मियों के दिन से ज़्यादा टेम्परेट हो, यानी गर्मियों के दिन से तुम ज़्यादा अच्छी हो। गर्मियों के दिन में तो बहुत ज़्यादा कभी गर्मी पड़ने लग जाती है और कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो तुम उनसे ज़्यादा लवली हो और ज़्यादा बैलेंस्ड हो, इसलिए मैं तुम्हारी तुलना गर्मियों के दिन के साथ नहीं कर सकता। ये देखो यहाँ पे बिलव्ड्स मूड एंड ब्यूटी आर स्टडी, ये बताना चाहते हैं टेम्परेट, जो टेम्परेट वर्ड है उसके माध्यम से, कि तुम्हारी सुंदरता है वो गर्मियों के दिन से ज़्यादा है। अब पहला जो क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट लाइन के अंदर, उसका आंसर पोइट को ऑलरेडी पता था कि तुम ज़्यादा लवली हो, ज़्यादा बैलेंस्ड हो, ज़्यादा टेम्परेट हो, तो मैं तुम्हारी तुलना है गर्मियों के दिन के साथ नहीं कर सकता। यहाँ पे जवाब भी दे दिया। यहाँ पे बता रहे हैं पोइट कि मेरी जो बिलव्ड है, मेरी जो प्रेमिका है, वो गर्मियों का दिन, हालांकि गर्मियों का दिन बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है, सुहावना होता है, प्लेजेंट होता है इंग्लैंड के अंदर, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुंदर और बैलेंस्ड और ब्यूटीफुल इन्होंने अपने जो बिलव्ड है उसको बताया है। अब आगे क्या कहते हैं गर्मियों के दिन के बारे में? पोइट कहते हैं, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे।
अब पोइट्स इस लाइन में बताना चाहते हैं कि गर्मियों के दिन जो है उनकी ड्रॉबैक क्या है, यानी गर्मियों के दिन के अंदर क्या क्या कमी होती है जो कि तुम्हारे अंदर नहीं है। पोइट अपने फीलर से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर वो कमियां नहीं है जो गर्मियों के दिन में कमी होती है। अब गर्मियों के दिन में क्या होती है, पोइट बता रहे हैं कि रफ विंड्स डू शेक, कि गर्मियों के दिन में जो रफ विंड्स चलती है, रफ विंड्स मतलब स्टॉर्मी विंड्स, यानी जो हार्श विंड्स, जो गस्टी विंड्स चलती है ना, तेज हवाएं जो चलती है, डू शेक, वो हिला कर रख देती है द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, मई के महीने में जो डार्लिंग बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स मतलब कलियां, फूल खिलने से पहले की जो होती है उनको बोलते हैं डार्लिंग बर्ड्स। तो यहाँ पे पोइट्स कहते हैं कि गर्मियों के दिनों के अंदर तेज हवाएं चलती है, बहुत ज़्यादा हार्श जो हवाएं हैं वो चलती है, और वो क्या करती है हवाएं, जो मई के महीने में प्यारे प्यारे फूल लगते हैं, प्यारे प्यारे जो छोटी छोटी कलियां खिलती है फूलों में, उनको हिला के रख देती है, उनको तोड़ देती है, यानी एक तरीके से डिस्ट्रक्शन करती है। और तुम वैसा नहीं करती हो, तुम वैसी नहीं हो। इसलिए ये गर्मियों के दिन की कमी है कि वो सुंदर सुंदर फूलों को, सुंदर सुंदर फूलों की कलियों को तोड़ के रख देती है, और तुम वैसी नहीं हो। तो इसमें रफ फिंट्स जो वर्ड है उसमें देखिए पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, और इमेजरी भी इसके अंदर है। रफ फिंट्स अपने जब बोलते हैं दिमाग में इमेजरी आती है तेज आंधी की, तूफान की, इस तरीके की, और पर्सोनिफिकेशन भी इसमें है कि रफ फिंट्स है वो शेक कर देती है डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। अब बर्ड्स ऑफ मे इसके अंदर भी इमेजरी है कि फूलों की जो कलियां होती है उनको बोलते हैं। अब जो लास्ट लाइन है इसकी उसमें देखिए, एंड समर्स लीज हैथ ओल्ड टू शॉर्ट ए डेट। अब यहाँ पे लीज का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ स्क्रीन पे देखिए, द लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम दैट समर इज अलाउड टू लास्ट बाय नेचर, यानी लीज एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। जो नेचर है ना, नेचर के अंदर बहुत सारी सीजन्स होती है, हर सीजन का टाइम फिक्स होता है कि इतनी देर ये सीजन रहेगी, उसके बाद में ये सीजन आ जाएगी, चेंज हो, जैसे गर्मी है, गर्मी के बाद में क्या आएगा, सर्दी आ जाएगी। तो इस तरीके से टाइम फिक्स होता है। तो यहाँ पे पोइट बताना चाहते हैं कि समर्स लीज हैथ ओल्ड टू शॉर्ट ए डेट, कि जो गर्मियाँ होती है वो तो एग्रीमेंट पे होती है, वो तो नेचर के एग्रीमेंट पे होती है, उनको तो जो एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा, उनका टाइम पूरा हो जाएगा, तो उनको तो यहाँ से जाना पड़ेगा, और उसके बाद में सर्दी आ जाएगी। और टू शॉर्ट ए डेट, और गर्मी के दिन है वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कम होते हैं, उनकी संख्या कम होती है, या वो टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर सर्दियां ही ज़्यादा पड़ती है, वहाँ का जो मौसम है वो सर्दियों से ही पूरे साल भर वही पड़ती रहती है, गर्मियाँ बहुत कम पड़ती है। तो इसलिए इस लाइन में बता रहे हैं कि गर्मियों का एक तो टाइम कम है, एक तो बहुत ही कम टाइम के लिए गर्मियाँ हैं वो आती है, ये भी गर्मियों की एक कमी बताई है। और दूसरी, गर्मियों के जो दिन है वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी, उसमें आंधी चलती है, तूफान आ जाता है, तो छोटे छोटे फूल हैं उनका विनाश कर दिया जाता है। लेकिन तुम ऐसी नहीं हो, तुम बहुत प्यारी हो और तुम बहुत ज़्यादा टेम्परेट हो। तो इसमें फर्स्ट जो लाइन है उसके बारे में बता, एप्रोप्रिएट टू कंपेयर हिज बिलव्ड टू द ब्यूटी ऑफ हिज समर डे। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में तो ये बताते हैं कि क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मियों के दिन के साथ करूं। सेकेंड लाइन जो है उसमें द स्पीकर इमीडिएटली आंसर्स हिज ओन क्वेश्चन, अपने खुद का ही क्वेश्चन का जवाब देते हैं वो, कंक्लूडिंग दैट द बिलव्ड इज मच मोर ब्यूटीफुल एंड फार मोर टेम्परेट, खुद ही बताते हैं कि वो तुम ज़्यादा सुंदर हो, ज़्यादा टेम्परेट हो। और थर्ड लाइन जो है, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, इसका मतलब स्पीकर हाईलाइट्स द फ्लावर ऑफ ए समर डे बाय पॉइंटिंग आउट द दैट हार्श विंड्स कैन डैमेज डेलिकेट स्प्रिंग्स फ्लावर बर्ड्स। तो इसके अंदर वो बताते हैं कि डेलिकेट जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं उनको हार्श विंड है उसके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, तो ये गर्मियों के दिन में होता है। तो एक तरीके से डिस्ट्रक्शन बताया गया है। नंबर 4 जो लाइन है, समर्स लीज है टू शॉर्ट डेज, स्पीकर एक्सप्लेन्स दैट समर इज टू शॉर्ट एंड पासिस बाय टू क्विकली, बहुत ही जल्दी है वो समर डे है, वो गुजर जाते हैं, चले जाते हैं। इसके बाद में देखिए, टू शॉर्ट डे समर गोज बाई वे टू फास्ट एंड डजंट लास्ट लॉन्ग इनफ, ये मैंने बता ही दिया आपको कि समर के दिन है वो ज़्यादा नहीं चलते हैं, उनका टाइम कम होता है। तो पूरी जो स्टेंजा है ये 4 लाइन की, ये जो क्वार्टरन है, फर्स्ट क्वार्टरन, इसकी जो टोन है वो है एडमायरिंग, इसमें एडमायर कर रहे हैं पोइट जो है अपनी बिलव्ड की। इसके बाद में देखिए सेकेंड क्वार्टरन जो है, सम टाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस
अब इसमें आई ऑफ हेवन यहाँ पे सन को कहा गया है, सूरज को कहा गया है, और इसमें पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस है, ये आप ध्यान में रखें। आई ऑफ हेवन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? पर्सोनिफिकेशन, ये याद रखें। तो इसके बारे में आपको बताया है कि कभी कभी क्या होता है कि गर्मियों के जो दिन हैं उनमें सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा चमकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर देता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्मी होती है अपने देखते हैं। तो ये भी एक तरीके से गर्मियों के दिन जो उनके बारे में बताया है कि वो अनइवन होते हैं, यानी कभी अच्छे होते हैं, कभी मतलब सुहावने होते हैं, और कभी अपने को अच्छे नहीं लगते हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो उसके बारे में बताया है समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस, कि कभी कभी सूरज जो है वो बहुत तेज़ चमकता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा धूप रहती है। अब दूसरी लाइन देखिए, एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस। तो मैं पहले तो आपको इन लाइन में लिटरेरी डिवाइस है उनके बारे में बताऊंगा। देखिए, दो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव लाइन जो होती है वो एक ही वर्ड से शुरू होती है, सेम वर्ड से, तो उसमें लिटरेरी डिवाइस होती है एनाफरा। तो आप ये याद रखें, एंड और एंड से शुरू हुई है, तो इसमें लिटरेरी डिवाइस कौन सी है? एनाफरा। और सेकेंड लाइन के अंदर लिखा है गोल्ड कॉम्प्लेक्शन। अब गोल्ड कॉम्प्लेक्शन में इमेजरी है, लिटरेरी डिवाइस जो है वो, और डिम्ड जो वर्ड लिखा है उसका मतलब होता है फेड, ओवरशेडोड बाय क्लाउड्स। तो पॉइंट यहाँ पे बताना चाहते हैं कि कभी कभी फर्स्ट लाइन में जैसे बताया कि कभी कभी सूरज बहुत तेज चमकता है, गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती है, ऑफन इज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम, और कभी कभी क्या होता है उसका जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है, उसका जो सुनहरा गोल्डन कलर है सूरज का, डिम हो जाता है, फेड हो जाता है, ओवर से डॉट हो जाता है क्लाउड्स के माध्यम से। जैसे क्लाउड आते हैं ना आसमान के अंदर, तो सूरज को ढक लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, मौसम बहुत ज़्यादा प्लीजेंट हो जाता है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। तो वो अनइवन है। पॉइंट यहाँ पे विलियम शेक्सपियर बताना चाहते हैं कि सूरज जो है गर्मियों के दिन जो है वो एक जैसे नहीं रहते हैं, कभी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कभी ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो मैं तुम्हारी तुलना उनके साथ कैसे कर सकता हूँ, गर्मी के दिन के साथ तुम्हारी तुलना मैं कैसे कर सकता हूँ? तीसरी लाइन देखिए, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइन बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। अब इसमें पॉइंट क्या बता रहे हैं? अब यहाँ पे लिखा है फेयर फ्रॉम फेयर। अब इसके अंदर दिया है एलिट्रेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो वर्ड जो हैं वो रिपीट होते हैं एक ही लाइन के अंदर, तो उसमें एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस होती है। इसमें देखो फेयर फेयर दोनों रिपीट हुए हैं, तो इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? एलिट्रेशन। दूसरा इसके अंदर डिक्लाइन का अर्थ क्या है? फेड, डिके, ओवर टाइम, यानी जो समय के साथ साथ धुंधला हो जाता है, समय के साथ साथ जिसकी सुंदरता कम हो जाती है, डिक्लाइन उसको बोलते हैं, रिड्यूस होना, कम होना, घटना जिसको कहते हैं। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइन। तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो बताना चाहते हैं कि इस संसार के अंदर जो भी सुंदर से सुंदर चीज़ है, कोई भी सुंदर चीज़ है, वो कभी ना कभी डिके उसमें आता है, फेड होती है, कभी ना कभी उसकी सुंदरता है वो कम होती है, चाहे कोई भी हो, तो उसकी सुंदरता समय के साथ साथ घटती ही घटती है। बाई चांस, या तो बाई चांस थ्रू रैंडम एक्सीडेंट्स और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स, यानी कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई अचानक से जैसे किसी की सुंदरता कम हो गई, जैसे मान ली बहुत ही सुंदर जगह है और एकदम से बाढ़ आई, पूरी की पूरी नष्ट हो गई, तो मतलब एकदम से वो नष्ट हो गई। या फिर कोई दूसरा इसमें दिया है नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, यानी नेचर चेंजिंग कोर्स, एजिंग एंड सीजन शिफ्टिंग। नेचर्स चेंजिंग कोर्स का मतलब क्या है कि या तो बाई चांस सुंदरता कम हो जाती है किसी चीज़ की, या फिर जो नेचर का चेंजिंग कोर्स है, यानी नेचर है वो बदलती रहती है, कभी नेचर के अंदर कुछ हो जाता है, कभी नेचर के अंदर कुछ हो जाता है, तो उसके माध्यम से भी सुंदरता है वो कम हो जाती है समय के साथ साथ। जैसे बहुत इमारत बनाई, सुंदर इमारत बनाई, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, तूफान आते हैं, आंधी आती है, उसके माध्यम से उसकी सुंदरता है वो कम हो ही जाती है। और अनट्रिम्ड का मतलब क्या है? अनट्रिम्ड का मतलब मेंटेन्ड, यानी नेचर का जो चेंजिंग कोर्स है वो मेंटेन रहता है हमेशा, उसको हम हिला नहीं सकते। जैसे गर्मियाँ हैं तो उसके बाद में सर्दियाँ आएगी आएगी, और सर्दियों के बाद में फिर से गर्मियाँ आएगी आएगी, तो उसको हम मतलब चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर उसको हम ट्रिम नहीं कर सकते हैं। कोई तूफान आने वाला है तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं, बरसात आने वाली है तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो इस दूसरे क्वार्टर में पॉइंट जो है विलियम शेक्सपियर वो बताते हैं कि कभी तो गर्मियों के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कभी बहुत ज़्यादा
जो सूरज है वो डिम हो जाता है, उसका गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है वो कम हो जाता है, उसकी प्रकाश है वो कम हो जाता है, और हर सुंदर से सुंदर चीज़ जो इस दुनिया के अंदर है, इस धरती पर है, वो कभी ना कभी नष्ट होती ही होती है, या तो बाई चांस नष्ट हो जाती है या प्रकृति उसे नष्ट कर देती है। तो मैं गर्मियों के दिन के साथ तुम्हारी जो तुलना है वो कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी गर्मियों के दिन के साथ तुलना नहीं कर सकता। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, इसके अंदर पोइट जो है उनकी जो टोन है वो है रिफ्लेक्टिव टोन के अंदर इन्होंने ये बताया है। तो पांचवी और छठी लाइन के अंदर शेक्सपियर रिफर्स टू द सन एज द आई ऑफ हेवन। यहाँ पे सूरज को पांचवी छठी लाइन के अंदर शेक्सपियर आई ऑफ हेवन बताते हैं, स्वर्ग की आंख। ही नोट्स दैट समर वेदर इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। वो बताते हैं कि समर वेदर है वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी बहुत ज़्यादा चमकता है और कभी बहुत ज़्यादा बरसात होती है, ठंड पड़ती है। तो इस तरीके से अपने सेकंड क्वाड्रेंट को याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। बट थाई एटर्नल समर सेल नॉट फेड नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर थाउ आउस्ट नॉट सेल डेथ ब्रेक थाउ वन रेस्ट इन हिज शेड व्हेन इन एटर्नल लाइन्स टू टाइम थाउ ग्रोएस्ट। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले तो इसमें वोल्टा है। वोल्टा क्या होती है? लिटरेरी डिवाइस जो है वोल्टा वो होती है कि जैसे सडन चेंज इन थॉट, ठीक है ना। अपने पोएम लिख रहे हैं, अचानक से किसी स्टेंजा के अंदर चेंज आ जाए, मतलब विचारों का चेंज आ जाए, उसको कहते हैं वोल्टा। तो यहाँ पे बट जो वर्ड लिखा है उसी से पता चल रहा है, यानी पहले जो बात की थी अब एकदम से बातें अलग हो रही है, तो इसको कहते हैं वोल्टा। तो इस लाइन के अंदर वोल्टा है, इस पूरी स्टेंजा के अंदर अलग टोन है पिछली वाली की तुलना में। तो इस लाइन में पोइट कहते हैं बट थाई एटर्नल समर। अब एटर्नल का मतलब क्या होता है? नेवर एंडिंग या एवरलास्टिंग, जो कभी खत्म ना हो। यहाँ पे एटर्नल समर का मतलब क्या है? एटर्नल समर यानी तुम्हारी जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाली समर। अपनी बिलव्ड के लिए पोइट यहाँ पे विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि तुम्हारी जो कभी खत्म नहीं होने वाली समर का मतलब क्या है? तुम्हारा यूथ, तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी सुंदरता कभी खत्म नहीं होने वाली। आगे देखिए सेल नॉट फेड, कि कभी भी फेड नहीं होगी, कभी इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पे पोइट अपनी जो बिलव्ड है उसकी सुंदरता के बारे में बताते हैं, उसकी ब्यूटी के बारे में बताते हैं कि तुम्हारी जो सुंदरता है, तुम्हारी जो अच्छाई है, तुम्हारा जो ब्यूटी है वो कभी भी फेड नहीं होगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी, वो एटर्नल रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। तो कैसे एटर्नल रहेगी, कैसे हमेशा हमेशा के लिए वो रहेगी इस दुनिया के अंदर, कैसे ख़त्म नहीं होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी अगली लाइन में पहले अपने फेड का अर्थ देखिए। यहाँ पे लिखा है इस पूरी लाइन के अंदर एक तो मेटाफर दिया गया है, मेटाफर कंपेयरिंग द बीलव्ड्स यूथ एंड ब्यूटी टू समर, यानी अपनी बीलव्ड की यूथ और ब्यूटी को समर के साथ तुलना कर रही है कि समर जो है वो तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन तुम्हारी जो ब्यूटी और यूथ है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो इसके अंदर मेटाफर है एक तो। और समर शेल नॉट फेड, इस पूरी लाइन के अंदर एक है हाइपरबली लिटरेरी डिवाइस कॉल्ड यूथ एंड ब्यूटी एटर्नल, क्योंकि इसके अंदर पोइट जो है वो यूथ और ब्यूटी को एटर्नल बता रहे हैं, इसलिए हाइपरबली भी है। हाइपरबली को हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति, यानी हाइपरबली का मतलब कि कोई भी ऐसी बात जो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन के साथ की जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके की जाए, उसको कहते हैं हाइपरबली। तो इस पूरी लाइन के अंदर 3 लिटरेरी डिवाइस है, याद रखें। पहली वोल्टा, क्योंकि चेंज ऑफ थॉट हुआ है। दूसरी मेटाफर, क्योंकि यहाँ पे पोइट जो है अपनी बिलव्ड की यूथ और ब्यूटी की तुलना समर के साथ कर रहे हैं। और तीसरी हाइपरबली, क्योंकि यूथ और ब्यूटी एटर्नल है, ऐसा पोइट बताते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के इस बात को बताते हैं। तो इसके अंदर 3 लिटरेरी डिवाइस है पूरी लाइन के अंदर, आप ये याद रखें। दूसरी लाइन देखो, नॉट लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर थाउ ओवेस्ट। अब इसमें देट का मतलब क्या है? देट का मतलब है देट ब्यूटी, यानी तुम्हारी सुंदरता। पोइट की जो बिलव्ड है उसकी सुंदरता के लिए आया है। और ओस्ट का मतलब होता है ओन, यानी देट यू ओन और पजेस, यानी जो तुम्हारे पास है। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं नोर लूज पोजेशन। लूज पोजेशन का मतलब होता है कि अधिकार खो देना, है ना। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। नोर लूज पोजेशन, कि तुम कभी भी अधिकार नहीं खोगी, यानी तुम्हारे पास से कभी भी जाएगी नहीं, खत्म नहीं होगी। क्या खत्म नहीं होगी? डेट फेयर, वो सुंदरता, थाउ ओ, जो तुम्हारे पास है, यानी जो सुंदरता तुम्हारे पास है, जो तुम जितनी सुंदर हो वो कभी भी खत्म नहीं होगी। वो सुंदरता हमेशा हमेशा के लिए
तुम्हारे पास ही रहेगी, तुम हमेशा हमेशा के लिए उसके ऊपर अपना पोजीशन रखोगी। तीसरी लाइन, नोर सेल डेथ ब्रेक दाउ वॉन्डरेस्ट इन इज सेड। ब्रेक का मतलब होता है बोस्ट करना, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा करके कोई बात को बोलना, सेखी बगाड़ना जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो आगे पॉइंट बता रहे हैं कि मौत जो है, डेथ, वो भी ब्रेग नहीं कर पाएगी, वो भी बोस्ट नहीं कर पाएगी। थाउ वॉन्डरेस्ट इन इज सेड, कि तुम उसकी छाया के अंदर चल रही हो। यानी तुम, पॉइंट ये कह रहे हैं कि इंसान जो मरने के बाद में मृत्यु की छाया में चला जाता है, यहाँ पे जो हिज सेड आया, ये आया है मतलब मृत्यु की छाया आप बोल सकते हो, कि मरने के बाद की जो है उसको। तो मरने के बाद में इंसान जो है मौत की छाया में चला जाता है। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं नोर सेल डेथ ब्रेक, कि मृत्यु है वो भी अब बोस्ट नहीं कर पाएगी, वो भी सेखी नहीं बघार पाएगी। दाउ वॉन्डरेस्ट इन इज सेड, कि तुम उसकी छाया में चल रही हो, क्योंकि तुम्हारी कभी मौत ही नहीं होगी, मैं तुम्हें अमर बना दूंगा, तुम्हारी जो सुंदरता है वो एटर्नल है, वो हमेशा हमेशा के लिए कहेगी रहेगी, उसकी कभी भी डेथ नहीं होगी। तो यहाँ पे डेथ जो है उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। बोस्ट करना, बोस्ट कौन करता है? इंसान करता है। सेखी कौन बगाड़ता है? इंसान। लेकिन यहाँ पे किसी भी वस्तु की तुलना, किसी भी वस्तु के अंदर अपने यदि इंसानों वाले कोई भी क्वालिटीज़ बताते हैं तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे डेथ जो है उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। और वॉन्डरिस्ट का मतलब है वॉकिंग इन द डार्क ऑफ द ग्रेव, ये मैंने आपको बता ही दिया। लास्ट लाइन है इसकी, वेन इन एटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट। अब यहाँ पे एटर्नल का मतलब क्या है? द परमानेंट लाइन ऑफ द पोइट्स रिटन वर्ड्स, कि पोइट ने जो ये पोएम लिखी है, ये जो लाइनें हैं ये तो परमानेंट है, यानी ये जो पोएम लिखी हुई है ये तो कभी ख़त्म होगी नहीं ना, ये पोएम तो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। तो ये जो लाइन है इनकी परमानेंस के बारे में पोइट ने यहाँ पे आपको बताया है। और थाउ ग्रोस्ट बिकम ए पार्ट ऑफ टाइम इटसेल्फ। तो इस लाइन के अंदर पोइट क्या बता रहे हैं कि वेन इन एटर्नल लाइन्स, कि ये जो मेरी लिखी हुई लाइनें हैं तुम्हारी सुंदरता को लेकर, तुम्हारे यूथ को लेकर, तुम्हारी ब्यूटी को लेकर के, टू टाइम थाउ ग्रोस्ट, कि तुम इन लाइनों का हिस्सा बन जाओगी, यानी तुम समय के अंदर मिल जाओगी, जो टाइम जो है उसके अंदर ही तुम मिल जाओगी, और तुम कभी भी, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें हमेशा हमेशा इन लाइनों के माध्यम से पढ़ा जाएगा। अब देखिए, अपने पहली लाइन के अंदर पढ़ा था कि तुम्हारी जो समर है, यानी तुम्हारी जो यूथ है, तुम्हारी जो ब्यूटी है वो एटर्नल है। दूसरी लाइन में हमने पढ़ा था इसमें कि तुम्हारी जो सुंदरता है उस पर तुम कभी भी अपना अधिकार नहीं खोगी, यानी तुम्हारी सुंदरता अमर रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। अब कैसे रहेगी वो यहाँ पे बताया है पोइट ने। देखिए लास्ट लाइन में, एटर्नल लाइंस, ये जो मेरी पोइम की लाइन है इनके माध्यम से लोग तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए याद करेंगे और कभी भूल नहीं पाएंगे, इन लाइनों की वजह से तुम अमर हो जाओगी। तो ये जो स्टेंजा है इसकी जो पूरी की पूरी टोन जो है वो है ट्रायम्फेंट। तो ये भी आप याद रखें, टोन क्या है इसकी? ट्रायम्फेंट। इसके बाद में लास्ट कपलेट देखिए। अब लास्ट कपलेट में सबसे पहले देखो एक लिटरेरी डिवाइस, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। अब इसमें सो लॉन्ग से शुरू हुआ है, देखिए तो इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस आएगी? एनाफोरा, यानी दोनों लाइनें कंसिक्यूटिव लाइनें, यानी एक के बाद एक लाइन एक ही वर्ड से शुरू होती है, तो उसमें लिटरेरी डिवाइस जो होती है वो होती है एनाफोरा। तो एक तो ये लिटरेरी डिवाइस याद रखें। ब्रीथ का मतलब क्या है? अलाइव। और दिस का मतलब यहाँ पे सेकेंड लाइन में वर्ड्स, पोएम, जो पोएम लिखी है। तो सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, कि जब तक इंसान जो है वो सांस लेता रहेगा, जीवित रहेगा। आइज कैन सी, और आंखें हैं वो देखती रहेगी। अब जब तक इंसान जीवित है, आंखें उसकी देख रही है, यानी जब तक इस धरती के ऊपर जीवन है, सो लॉन्ग लिव्स दिस, तब तक तुम रहोगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, दिस यानी वर्ड्स, ये जो मेरी पोइम है, गिव्स लाइफ टू दी, दी मतलब तुम्हें, ये जो पोइम है ये तुम्हारे जीवन के प्राण बनेगी, यानी ये तुम्हें जीवन देगी। इसी के माध्यम से तुम हमेशा हमेशा के लिए लोगों के द्वारा याद की जाओगी, और इस पोइम के माध्यम से मैं तुम्हें अमर बना रहा हूँ, और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अमर कर रहा हूँ इस पोएम के माध्यम से। तो ये जो पूरी की पूरी यहाँ पे लिखी हुई है, फर्स्ट लाइन आप देख रहे हो, मैन कैन ब्रीद और आई कैन लिव, कि जब तक इंसान सांस लेता रहेगा, आंखें देखती रहेगी, तब तक तुम जीवित रहोगी। तो इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? हाइपरबली।
हाइपरबली, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पोइट ने बताया है कि मतलब जब तक लोग सांस लेते तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन पोइट ने बताया बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के। तो इन दोनों लाइनों में एनाफेरा भी है और एक लिटरेरी डिवाइस कौन सी है, हाइपरबली, ये भी आप याद रखें। इसके बाद में देखिए एनालिसिस। ये तो अपने पोइम की एक्सप्लेनेशन पढ़ी, पोइम को समझा, अब हम एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, यानी इसका थोड़ा विश्लेषण कर देते हैं, थोड़ी बहुत बातें जो मैं और क्लियर करना चाहता हूँ आपके सामने। सबसे पहले देखिए इसमें कंट्रास्ट है ह्यूमन ब्यूटी और नेचर ब्यूटी को लेकर के। यहाँ पे पोइट बताते हैं कि नेचर ब्यूटी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है और ह्यूमन ब्यूटी है वो समय के साथ में ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे पोइट क्या करते हैं कि ह्यूमन ब्यूटी, अपनी बिलव्ड की ब्यूटी को वो नेचर की ब्यूटी से ज़्यादा परमानेंट करने की कोशिश करते हैं कि नेचर की ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी लेकिन मैं तुम्हारी ब्यूटी ख़त्म नहीं होने दूंगा, अपनी पोइम की, अपनी लिखी हुई पोइम के माध्यम से। तो ह्यूमन ब्यूटी और नेचर ब्यूटी का कंट्रास्ट पैदा किया गया है। दूसरा इसमें इमोर्टिलिटी थ्रू वर्ड्स, यानी अपनी पोइम के माध्यम से अपनी बिलव्ड को इमोर्टल बनाया गया है, अपनी बिलव्ड को अमर किया गया है। द पावर ऑफ आर्ट, यानी जो पावर ऑफ आर्ट जो है ना ओवर नेचर, उसको नेचर के ऊपर एक उसका डोमिनेंस बताया गया कि मेरी जो लिखने की कला है ना, ये जो पोइम है ये हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, और नेचर को थोड़ा सा मतलब कम कर दिया गया है। पावर ऑफ आर्ट को इमोर्टल बताया है और नेचर को परमानेंस। फेयर मीन्स टैक्स और फेयर। अब इसमें फेयर की पोइट ने बताया था कि सुंदर से सुंदर चीज़ है कभी ना कभी नष्ट होगी, वहाँ पे फेयर वर्ड आया था। तो फेयर वर्ड का मतलब टैक्स और फेयर भी होता है कि हम कहीं पे रहते हैं, कहीं पे मान लो मकान भी किराए पे लिया तो हम रहेंगे तो किराए अपने को देना पड़ेगा तभी अपने वहाँ पे रह सकते हैं। तो अपनी इस दुनिया के अंदर आए हैं तो कोई इंसान सुंदर है तो प्रकृति ने उसको सुंदर बनाया है, प्रकृति ने उसको, नेचर ने उसको सुंदरता दी है। तो प्रकृति समय के साथ में जैसे जैसे टाइम बीतता है सुंदरता वापस भी ले लेती है एक टैक्स और फेयर के रूप में। तो वो हर इंसान को पे करना पड़ता है नेचर को वापस। हमें जो प्रकृति ने सुंदरता दी है, जो भी प्रकृति ने, नेचर ने हमें जो चीज़ें दी है वो हमें नेचर को कभी ना कभी वापस देना पड़ेगा। जैसे युवा अवस्था में इंसान सुंदर होता है लेकिन जैसे ही बूढ़ा होता है, टाइम निकलता है, तो प्रकृति जो है, नेचर जो है, उसकी सुंदरता उससे वापस ले लेती है। थीम ऑफ बोरोइंग लैंडिंग आर कॉमन इन शेक्सपियर। शेक्सपियर का जो भी वर्क है उसके अंदर बोरोइंग और लैंडिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि मतलब प्रकृति से लिया है तो उसको वापस देना पड़ेगा, हमने प्रकृति से बोरो किया है इस ब्यूटी को तो ये ब्यूटी हमें वापस नेचर को देनी पड़ेगी। दिस पोइम इमोर्टलाइजेज द मॉर्टल्स। अब इस पोइम के अंदर क्या होता है कि मॉर्टल्स जो होते हैं, इंसान मॉर्टल होते हैं, डेथ होती है कभी ना कभी तो होगी ना, उनको इमोर्टल किया गया, यानी अपनी बिलव्ड को इमोर्टल किया गया। लेकिन उनका इमोर्टल करने का, अमर करने का तरीका क्या है? अपनी पोइम के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि मेरी लिखी हुई पोइम के माध्यम से मैं तुम्हें अमर कर रहा हूँ, इन लाइनों के माध्यम से मैं तुम्हें अमर कर रहा हूँ, तुम्हारी सुंदरता को तुम्हें हमेशा हमेशा लोग याद रखेंगे। जब तक इस धरती के ऊपर इंसान है, वो जब तक देख रहा है इंसान, जब तक इन लाइनों को इंसान पढ़ेगा तब तक तुम रहोगी। इसके बाद में आगे देखिए, बोथ सन एंड हेवन आर पर्सोनिफाइड। यहाँ पे सन और हेवन को पर्सोनिफाइड किया गया, पर्सोनिफिकेशन लाया गया इसमें कि सन को क्या बताया, हेवन की आंख बताया गया है, ये अपने पढ़ा था। सन इज पोर्ट्रेट इज द आई ऑफ हेवन, ये अपने पढ़ा ही था। समर इज शॉर्ट एंड टेम्पररी। यहाँ पे पोइट बता रहे हैं कि समर है वो छोटे से टाइम, थोड़े से टाइम के लिए होती है, और पोइट्स बिलव्ड ब्यूटी, यानी पोइट की जो प्रेमिका की ब्यूटी है, इज नॉट लाइक दैट, वो वैसी नहीं है। इट इज़ परमानेंट और एवर लास्टिंग, उसकी जो ब्यूटी है वो परमानेंट है और एवर लास्टिंग है। लिटरेरी डिवाइसेज जो इसके अंदर आई है वो देख, रिटोरिकल क्वेश्चन जो मैंने सबसे पहले बताया था, सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, इसमें आया है। मेटाफर, सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे एंड आई ऑफ हेवन, इनके अंदर मेटाफर का यूज किया गया है। डार्लिंग बर्ड्स, इसके अंदर मेटाफर का यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन, रफ फेंट्स, डेथ ब्रेग, इनके अंदर पर्सोनिफिकेशन है। एलिट्रेशन और डायस्कोप, ये भी याद, डाइकोप और एलिट्रेशन याद रखें, फार फ्रॉम फार्म। आपको मान लीजिए ऑप्शन के अंदर एलिट्रेशन दिया ही नहीं है, आपको दे दिया डाइकोप, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि एलिट्रेशन और डाइकोप तो एक ही बात है ना। डाइकोप भी दो वर्ड जो है उनका रिपीटेशन होता है एक लाइन के अंदर, तो ये भी याद रखें। एनाफेरा, रिपीटेशन ऑफ एंड इन लाइन नंबर 6 and 7, रिपीटेशन ऑफ सो लॉन्ग इन लाइन इन द कपलेट।
ये है ना। फिर इमेजरी, समर्स डे, रफ विंड्स, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, ये इमेजरी का यूज किया गया है। वोल्टा, थर्ड क्वार्ट्रेन जो है, सडनली चेंज ऑफ आइडिया, उसमें आइडिया का अचानक से चेंज हो जाता है बट के माध्यम से, बट वर्ड का यूज करता है विलियम शेक्सपियर, तो उसमें वोल्टा है। तो ये सारी लिटरेरी टर्म भी आप याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है कि इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, कौन सी लिटरेरी टर्म है, इसलिए इनको अच्छे से आप इनको भी याद रखें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप कि मैंने पूरी कोशिश की आपको ये समझाने की और आपको कुछ समझ में आया होगा। और अगर थोड़ा बहुत भी आपको इससे फ़ायदा मिलता है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।